मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम लोगों ने पिछली क्लास में औरंगजेब के विषय में बात की गई थी और ये देखा गया था कि कैसे औरंगजेब ने अपने साम्राज्य विस्तार की लालसा में मुगल साम्राज्य के पतन का बीजारोपण किया। उसके बाद हम लोग औरंगजेब के बाद जो है लेटर्स मुगल, वो हम लोगों ने शुरू में ही सब कवर किया था। आज हम लोग जो बात करेंगे वो सल्तनत कालीन प्रशासन क्या था, कैसे था और उसमें कैसे कैसे परिवर्तन हुए, जो अधिकारी वर्ग था उनके क्या क्या कार्य थे, उन अधिकारी वर्गों में भी चीजें क्या क्या आई, कैसे आई, इसके विषय में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जब बात करते हैं सल्तनत कालीन प्रशासन के बारे में तो उसमें देखते हैं एक केंद्र हो गया। केंद्र में सर्वोच्च शक्ति जो होती है वो सुल्तान की होती है। सुल्तान के बाद अगर बात करते हैं तो वजीर आता था, लेकिन बहराम शाह के समय एक नए पद का सृजन होता है, नाइब मामलिकात, और सुल्तान के जस्ट बाद सर्वोच्च शक्तिशाली पद नाइब का हो गया वहां पे। लेकिन बाद में नाइब का पद खत्म हो जाता है और फिर वजीर रहते हैं जिनके पास संपूर्ण सत्ता सुल्तान के बाद रहती है। वजीरों का स्वर्णकाल हम तुगलक काल को कहते हैं, क्योंकि जब हम फिरोज शाह तुगलक का देखते हैं तो उसमें खाने जहां तेलंगानी, एक जो तेलंगानी ब्राह्मण थे बाद में मुस्लिम हो गए, उनकी शक्तियों के बारे में देखा जाए तो वो अपार थी और उन शक्तियों के ही कारण तुगलक काल को वजीरों का स्वर्ण काल कहा जाता है या वजीर युग कह सकते हैं। ठीक है, या कहते भी हैं। अब बात हम लोग आगे करें प्रशासन, सल्तनत कालीन प्रशासन। ठीक, सल्तनत कालीन प्रशासन में भी कौन? केंद्रीय प्रशासन। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन की जब बात करते हैं तो उसमें कई चीजें आती हैं। जैसे इस प्रशासन में सर्वोच्च शक्ति कौन? सुल्तान। सुल्तान के विषय में हम लोग लगातार बात कर चुके हैं, कैसे कैसे सुल्तान थे, कौन कितना शक्तिशाली था, कौन कितना कमजोर था, किसको कितनी शक्तियां मिली थी, कौन उससे कम था। ठीक है, अब देखिए इसमें सुल्तान क्या हो गया? सर्वोच्च शक्ति। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ? केंद्र। अब इस केंद्र में देखिए अधिकारी कितने हैं। पहला दीवाने विजारत, यानी जो वजीर का विभाग है उसे ही हम दीवाने विजारत कहते हैं। ठीक है, दूसरा दीवाने अर्ज, सेना के कार्य को देखने वाला दीवाने अर्ज। तीसरा दीवाने इंसा, वैदेशिक मामले या पत्र व्यवहार इत्यादि देखता था। ये अड़ोसी पड़ोसी राज्यों से कैसे विदेशी संबंध रखने हैं, क्या पत्र भेजना चाहिए, कौन से पत्र रिसीव करने हैं, क्या सोचना है, इसके विषय में। नेक्स्ट दीवाने रसालत, रसालत या रिसालत। ठीक है, ये चार प्रमुख हैं इसमें। फिर केंद्र से नीचे छोर प्रांत। ठीक, प्रांत को इक्ता भी कहते थे, इक्ता, प्रांत या इक्ता, यानी केंद्र से छोटी इकाई इक्ता कहलाती थी। अब इस इक्ता की बात जब हम करते हैं तो ये देखते हैं कि ये इक्ता कब आई? सबसे पहले गोरी के समय, मोहम्मद गोरी ने ही, अगर देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश दोनों को इक्ताएं दी। उसी समय वितरण भी इक्ताओं का होता है। ठीक, अब इक्ता में जो होते थे वो हो गए इक्तादार या मुक्तादार। इक्ता को मुक्ता भी कहा जाता था। ठीक है, अलग अलग हो गई। इक्ता से जो नीचे की इकाई होती थी, यानी सॉरी प्रांत से या इक्ता से जो नीचे की इकाई होती थी वो होती थी सिख। ये जिला जैसी थी। और यहां पर जो प्रशासनिक अधिकारी होता था वो होता था सिकदार।
ठीक है, ये एक सैन्य अधिकारी होता था सिकदार, और इसी का कार्य था उस क्षेत्र में राजस्व या शांति व्यवस्था की स्थापना करना। सिख से जब नीचे बात आती है तो आती है परगना। वर्तमान में भी देखा जाए तो तहसील को हम लोग परगना ही कहते हैं। जब आप कचेरी उचेरी जाएंगे तो वहां तहसील नहीं कहा जाता है, वहां परगना फला, ठीक है। और यहां पर जो ये तहसील थी, और यहां जो अधिकारी होता था वो होता था आमिल, ठीक। अब परगने से नीचे जो होता था वो होता था ग्राम, ठीक। अब जब गांव की बात होती है, ग्राम यानी गांव, और जब हम लोग गांव की बात करते हैं तो गांव में कुछ ऐसे अधिकारी होते थे जो वंशानुगत होते थे, जिनमें खुद मुकद्दम, राय, रेखो, चौधरी, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग नाम इत्यादि, ठीक है। ये सब गांव के अधिकारी होते थे। गांव में भी दो चीज आते हैं, ठीक है। एक आता है शादियों, ठीक है, दो नाम आते हैं, एक आता है शादियों और दूसरा आता है चौरासियों। शादियों और चौरासियों। जब शादियों की बात आती है तो हम लोग ये देखते हैं बहमनी में, बहमनी साम्राज्य के निर्माण से पहले अमीर सादा की बात आती है। यह अमीर सादा थे कौन? 100 गांवों के अधिकारी, यानी इन 100 गांवों का जो समूह होता था उसको हम सादियों कहते थे, ठीक ठीक। ऐसे ही चौरासियों यानी 84 गांवों का समूह, चौरासियों कहलाता था, ठीक। तो सामान्यतः एक छोटी उसमें रूपरेखा में ये चीज है, ठीक है। अब इसमें जो अधिकारी, इनके क्या कार्य हैं, इन अधिकारियों के मातहत अधिकारी क्या कौन कौन से हैं, इस पे हम लोग अब बात करते हैं, ठीक है। इसे मिटा दें। अब हम लोगों का जो पहला अधिकारी होगा केंद्रीय प्रशासन का, वो होगा सुल्तान। सुल्तान, सुल्तान के बारे में जब हम लोग पूरा साम्राज्य देखा गया तो उसमें यह है कि कुछ सुल्तान बहुत ही शक्तिशाली हुए और कुछ सुल्तान इतने कमजोर हो गए कि उनकी जो सुल्तान की शक्ति होती उसका उपभोग अमीरों ने किया। ये देखा हम लोगों ने। जैसे इल्तुतमिश के बाद रजिया तो कुछ शक्तिशाली रहे, उसने अपने अधिकारों का कुछ न कुछ प्रयोग किया, लेकिन इल्तुतमिश के जो और उत्तराधिकारी थे, जब हम उनकी बात करते हैं तो उन लोगों में कहीं न कहीं स्थिति ऐसी थी कि वो लोग अपने ही अधिकारों का पालन सही से नहीं कर पाए या उन अधिकारों का उपयोग ही नहीं कर पाए। उनके अधिकारों को तुर्काने चालीसा के सदस्यों ने उपभोग किया। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं प्रशासन की, तो उसमें सुल्तान को जो अधिकार मिले हुए थे उसकी हम लोग बात करेंगे, और उसमें हम ये लोग ये नहीं देखेंगे कौन सुल्तान कितना कमजोर था, किसने कितना अधिकारों का उपभोग किया और कौन कितना ज्यादा शक्तिशाली था। उसने सबके अधिकार केंद्रीकृत ढांचा स्थापित करने की, इससे मतलब नहीं है, हम लोग एक व्यवस्था के अंतर्गत पैरेलल सबको लेकर के सामान्य उसके अकॉर्डिंग देखा जाए। देखिए, जो सुल्तान है यही सर्वोच्च शक्ति है संपूर्ण प्रशासन का। पहली चीज, अब अगर सुल्तान ही सर्वोच्च शक्ति है तो इसके पास प्रशासनिक प्लस न्यायिक दोनों अधिकार होते थे, और इन दोनों अधिकारों में इसके अधिकार असीमित थे। जैसा चाहता वैसा न्याय कर सकता था, जिसको चाहता उसका स्थानांतरण कर सकता था, जिसको चाहता उसकी नियुक्ति कर सकती थी, उसको पदच्युत कर सकता था। ये सारे अधिकार इसमें थे, ठीक। धार्मिक क्षेत्र में भी अधिकार थे, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में हम लोग ये कहें तो धार्मिक क्षेत्र में सुल्तान पूर्णतः स्वतंत्र नहीं था, उसके ऊपर
काजी के नियंत्रण थी। ठीक है, तो उसमें एक पद आया धार्मिक क्षेत्र में, काजी उल कुजात, जो जात से बाहर हो, तो उसको सिर्फ न्यायिक कार्य ही करने होते थे। काजी उल कुजात को प्रशासनिक कार्य उसको नहीं करना होता था, उसको धार्मिक विद्वान माना जाता था। सुल्तान भी जब इच्छा होती थी धर्म के क्षेत्र में थे तो उससे वह विचार विमर्श कर लेता था। ठीक है, अब देखिए सुल्तान के जो अपने नियम होते थे, सुल्तान के जो अपने अधिनियम हैं या जो भी चीजें हैं उसको कहते थे उसलूब। ठीक है, और जो कानून होता था उसका वो होते थे जवाबित। ठीक, उसलूब और जवाबित ये चीज हो गई। अब देखिए स्थिति क्या है, जब सुल्तान शक्तिशाली है तो जवाबित और उसलूब इनका भी महत्व है। अगर सुल्तान शक्तिशाली नहीं है तो जवाबित इत्यादि का भी कोई महत्व नहीं है। ठीक, दूसरी चीज, महमूद गजनवी पहला सुल्तान था, पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। महमूद गजनवी से पहले किसी भी अन्य शासक ने सुल्तान की उपाधि धारण ही नहीं की। चलो ये भी अच्छी बात है। दूसरा, जब भारत की हम लोग बात करते हैं तो भारत में वंशानुगत आधार पर इल्तुतमिश पहला सुल्तान है जिसे खलीफा से मान्यता मिली थी उसके सुल्तान के पद की। जिसे मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं वैसे ये मान्यता प्राप्त सुल्तान थे। खलीफा ने इनको मान्यता दिया था कि तुम सुल्तान हो मेरे अधीन, तुम स्वतंत्र शासक हो, तुम अपने हिसाब से इस्लाम की वृद्धि के लिए जैसा चाहो वैसा शासन कर सकते हो। बाकायदा उसने इनको वस्त्र खिलवत इत्यादि भेंट किए थे, प्रशस्ति पत्र भेंट किया, ये चीज इनमें है। ठीक, अब हम जब इनके कार्य की बात करते हैं तो सुल्तान की एक परामर्शदात्री संस्था होती थी जिसे मजलिस खलवत कहते थे। ठीक है, सुल्तान कहा गया, सुल्तान की एक परामर्शदात्री संस्था होती थी जिसे मजलिस एक खलवत कहते थे। यानी इस मजलिस एक खलवत में सुल्तान के लगभग सभी प्रमुख महत्वपूर्ण अधिकारी सम्मिलित होंगे, तभी तो परामर्श करेंगे। अगर अधिकारी नहीं तो फिर परामर्श किससे करेगा? जैसे योगी बाबा को अगर हम सुल्तान मान लें तो योगी बाबा की टीम 11 जो है वो मजलिस से खलवत है। ठीक, उसी से परामर्श करते हैं। वो टीम 11 जैसी बात बताती है बाबा जी वैसा बाबा आगे कार्यवाही करते हैं। ठीक है, यानी महत्वपूर्ण लोगों का, प्रशासन के महत्वपूर्ण लोगों का एक ऐसा संगठन जो सुल्तान को परामर्श दे सके। इसमें सभी नहीं सम्मिलित होते, बहुत महत्वपूर्ण लोग और अच्छे लोग ही सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अब इसके भी 2 भाग होते थे। ठीक है, कौन कौन? बारे आम और दूसरी होती थी बारे खास। ठीक, ये जो बारे आम है इसमें सुल्तान न्यायाधिकारी के रूप में होता था। यानी इसमें सुल्तान न्यायाधीश के रूप में कार्य करता था। यहां पर विवाद के मामले सामने लाए जाते थे जिसका निर्णय सुल्तान करता था। ठीक, बारे खास जो है इसमें एक परामर्शदात्री संस्था थी जिसमें परामर्श लेने का कार्य होता था। किसी भी मैटर पर सुल्तान अपने अधिकारियों से परामर्श लेने का कार्य यही होता था जिसे गुप्त रखा जाता था। ठीक है, तो ये चीज तो थी सुल्तान की बात।
और भी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन हम लोग केवल अगर सुल्तान पे ही आ जाएंगे तो पूरी क्लास नहीं कंप्लीट हो पाएगी, केवल सुल्तान ही हम लोग पढ़ पाएंगे पूरी क्लास। ठीक है, तो अब हम लोग आगे आते हैं। सुल्तान के सहायक मंत्री यानी मजलिस ए खलवत के प्रमुख व्यक्ति कौन कौन रहे होंगे? इसमें प्रमुखता 4 अधिकारियों की बात होती है। ठीक, अभी हम लोगों ने शुरू में ही देखा था, कौन? वजीर, अर्ज, इंसा और रिसालत, ये 4 तो आए थे। ये देखते हैं हम लोग 4 कौन कौन। दीवाने विजारत पहला, दीवाने विजारत, ठीक है, ये हो गया दीवाने विजारत। जब हम दीवाने विजारत की बात करते हैं तो सीधे सीधे बात किससे आ जाती है? वजीर से। ठीक, अब वजीर में भी जब देखते हैं तो इसका कार्य क्या था? राजस्व विभाग का प्रभारी। यानी निर्मला सीतारमण का जो कार्य है, दीवाने विजारत का भी कार्य वही होता था। बिना अर्थ के कोई भी प्रशासन नहीं चल सकता, और अगर बिना अर्थ के कोई प्रशासन नहीं चल सकता तो अर्थ मंत्री अच्छा होना चाहिए, ताकि अर्थ का सही से सदुपयोग हो सके। इसलिए इस पर जब भी किसी व्यक्ति की नियुक्ति होती है या होगी, तो ये मान के चलिए कि उसे अर्थव्यवस्था का अत्यधिक जानकारी होना चाहिए और एक योग्य और ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि बरनी के अनुसार क्या कहते हैं ये? एक बुद्धिमान वजीर के बिना राजत्व व्यर्थ है। एक बुद्धिमान वजीर के बिना राजत्व व्यर्थ है। अगर बरनी को इतना समझ में आ सकता है तो फिर सुल्तान को क्यों नहीं आ सकता था? सुल्तान को भी तो लगेगा हाँ जरूरी है भाई, बिना वजीर के राजस्व कैसे हो सकता है? राजस्व का सही से संग्रहण हो, राजस्व जो आ रहा है उसका सही से खर्च हो, तभी तो व्यवस्था सही से चल सकती है। और अगर राजस्व का संग्रहण भी गड़बड़ है, जितना आना चाहिए उसका आधा रहा हो, राजस्व के जो खर्चे हैं भाई, राष्ट्र के जो खर्चे हैं उसका भी गलत तरीके से खर्च हो, तो उसमें भ्रष्टाचार की स्थिति बढ़ेगी। खर्चा अलग अलग क्षेत्रों पे होगा, जहां जरूरी है वहां कम होगा, जहां कम जरूरी है वहां ज्यादा होगा, तो ऐसे में राजत्व नहीं हो सकता। ठीक है, अब वजीर की भी 2 श्रेणियां बताई गई। वजीर की भी 2 श्रेणियां बताई गई, पहली दूसरी। पहली क्या है? वजीर तनफीज। वजीर तनफीज, ठीक, पहली हो गई। दूसरा है वजीर तनफीद, तफवीद, तफवीद, ठीक। पहला जो है उनको कहा जाता था जो सीमित अधिकार रखते थे। अधिकार वाला हो गया। तफवीद वो है जिनके पास असीमित अधिकार होता था। असीमित अधिकार होता था, ठीक। ये 2 हो गए, एक सीमित अधिकार वाला, दूसरा असीमित अधिकार वाला, ठीक है। लेकिन वजीर सुल्तान के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, लेकिन सुल्तान
वजीर के पद को स्थानांतरित कर सकता था, समाप्त कर सकता था, उसके पद को सीमित कर सकता था, उसके अधिकार को सीमित कर सकता था। यानी वजीर को कभी शक्तिशाली बना सकता है, नहीं तो कमजोर भी बना सकता है। ठीक है, अब देखें, सामान्यतः वजीर के कार्य में सुल्तान का हस्तक्षेप नहीं होता था, लगभग ना के बराबर था, बहुत कम ही हुआ कि सुल्तान ने कम काम किया हो। ठीक, एक नया पद आता वजीर मुतलक। वजीर मुतलक, ठीक है, इसके कहते हैं कि जो सम्राट के हस्तक्षेप के बिना सर्वशक्तिशाली होते हुए कार्य करे। ठीक, ये मुगल काल में आया था। ठीक, असीमित अधिकार वाला वजीर, वजीर मुतलक कहा गया। ठीक है, अब समस्या ये थी कि वजीर तो हो गया सुल्तान के बाद, तो अलग अलग शासक हुए, शासकों के समय वजीर भी अलग अलग हुए। कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है इनके समय में कौन सा वजीर था। ठीक है, ये भी बात आई है। तो तुगलक काल को हम लोग विजारत का स्वर्णकाल कहते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कई बार। ठीक, विजारत का स्वर्णकाल किस युग को कहते हैं? तो तुगलक काल जो है उसी को हम लोग विजारत का स्वर्ण काल कहते हैं। यानी उस समय विजारत सर्वोच्च शक्तिशाली था, सर्वोच्च सत्ता थी। विजारत सुल्तान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा होगा, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के समय में खाने जहां तेलंगानी या जो था वजीर फिरोज शाह तुगलक का, उस इतना शक्तिशाली था कि उसी ने फिरोज शाह तुगलक की संपूर्ण सत्ता को बनाए रखा और उसमें वजीर स्वतः निर्णय ले लिया करता था। सुल्तान को विश्वास भी बहुत ज्यादा था उस पर। ठीक है, महमूद गजनवी के समय ये पूछा तो नहीं गया है, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है भविष्य में पूछ जाए। अब्बास फजल बिन अहमद महमूद गजनवी के समय अब्बास फजल बिन अहमद ये ऐसे व्यक्ति थे जो प्रथम वजीर हैं। इससे पहले कोई वजीर नहीं था। प्रथम सुल्तान कौन? महमूद गजनवी। प्रथम वजीर कौन? अब्बास फजल बिन अहमद। किसके समय के वजीर थे? महमूद गजनवी के। यानी प्रथम सुल्तान ने ही प्रथम वजीर की नियुक्ति की। प्रथम सुल्तान कौन? महमूद गजनवी। प्रथम वजीर कौन? अब्बास फजल बिन अहमद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐबक के समय, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय फक्रे मुदब्बिर, ये पूछे गए शायद मिलान में आया है। ऐबक के समय फक्रे मुदब्बिर ये वजीर हुए। फक्रे मुदब्बिर। ठीक, इल्तुतमिश के समय जुनैदी, मलिक इख्तियारुद्दीन जुनैदी। ठीक है, ये है निजामुल मुल्क, सॉरी इख्तियारुद्दीन नहीं, निजामुल मुल्क जुनैदी हैं। ठीक है, निजामुल मुल्क जुनैदी। निजामुल मुल्क जुनैदी। रजिया के प्रारंभ में इन्होंने ही अमीरों के विद्रोह का नेतृत्व किया था और अंत में रजिया ने जब इन्हें पराजित किया तो सिरमौर की पहाड़ियों में भाग गए थे, जहां पता नहीं क्या हुआ, शेर खा गया, क्या हुआ, कुछ भी हुआ हो, इनके साथ कुछ हुआ जरूर।
ठीक है, ये थे निजामुल मुल्क जुनैदी। अब बात हम लोग करते हैं इसी के बाद बहराम साहब। इसके समय में वजीर का जो पद है ये लगभग खत्म हो गया और इसके स्थान पर एक और महत्वपूर्ण पद बना नाइब ए मामलिकात, नाइब ए मामलिकात का। और ये जो नाइब ए मामलिकात का पद था, कहते सुल्तान पर नियंत्रण के लिए लगभग सुल्तान की अधिकतर शक्तियां इसी में सम्मिलित कर दी गई। ठीक, बलबन के समय ख्वाजा हसन बसरी ये वजीर बनाए गए, लेकिन बलबन ने वजीर की शक्तियों पर काफी नियंत्रण स्थापित किया और उसने उप वजीर की भी नियुक्ति की। इसी के समय उप वजीर की नियुक्ति से क्या होगा, वजीर की जो शक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हो जाएंगी। तो बलबन के समय वजीर की शक्तियों को सीमित किया गया उप वजीर की नियुक्ति से, और पहला उप वजीर हुए ख्वाजा खातिर। ख्वाजा खातिर, ठीक है, ये पहले उप वजीर हुए। ठीक है, अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी में नुसरत खां को बनाया गया था। नुसरत खां के बाद मलिक काफूर को वजीर बनाया गया अलाउद्दीन के समय। नुसरत खां के बाद मलिक काफूर। अब एक चीज यहां देखिए कि अभी तक जो भी हैं वजीर उन्हें सिर्फ राजस्व से मतलब है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी में जो महत्वपूर्ण सेनापति हो, जो श्रेष्ठ सेनापति थे, उन्हें ही वजीर बनाया गया। यानी इस समय वजीर का कार्य विजारत की देखभाल नहीं था, सिर्फ नियंत्रण था। विजारत के कार्य करने वाले वजीर से नीचे के व्यक्ति थे। और इसके समय अलाउद्दीन खिलजी के समय अगर उसके हम भू राजस्व व्यवस्था की स्थिति को देखा जाए तो इसमें कहा जाता है एक उप वजीर थे, नाम था शरफ कयानी। इसी को श्रेय दिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था को सही करने के लिए, और बाद में यही शरफ कयानी नायब वजीर बनते हैं अलाउद्दीन के समय में। ठीक है, तो ये चीजें आई। ठीक, मकबूल के समय, महमूद के समय जो भी थे विजारत ही थी। अब इस विजारत में ये देखिए आप कि इस विजारत में जो दूसरे चीज आ रहे हैं, दूसरे लोग आ रहे हैं, इस विजारत के अधीन बहुत से ऐसे पद नए आएंगे, इसके अधीन बहुत से ऐसे अधिकारी भी आएंगे जिनके अपने अपने कार्य होते थे। विजारत के कार्यों को इजी बनाने का कार्य वही दूसरे लोग करते थे। ठीक है, देखिए दूसरे हम लोग बात करें कौन कौन है। सॉरी, चलिए देखिए अब इसमें वजीर के नीचे का विभाग में कौन, पहला मुशर्रिफ ए मुमालिक, दूसरा मुस्तौफी ए मुमालिक। ये दो पद हैं और इसमें ये अक्सर कर पूछा जाता है कौन क्या था, मुशर्रिफ कौन था और मुस्तौफी कौन था। ठीक है, मुशर्रिफ और मुस्तौफी। मुशर्रिफ महालेखाकार होता था, मुशर्रिफ महालेखाकार था और मुस्तौफी महालेखा परीक्षक। ये ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा जाता है काफी। ठीक, मुशर्रिफ महालेखा, मुस्तौफी महालेखा परीक्षक।
मुशर्रिफ कहने में आपको आसानी होगी, मुस्तौफी कहने में इतना ही लग रहा है जैसे ज्यादा शब्द बोलना पड़ रहा है। ठीक है, मुशर्रिफ, मुस्तौफी, ठीक, जिसमें रा वहां रा, जिसमें फा वहां का, क्योंकि फा और का लगभग सेम शब्द हो जाते हैं, सिर्फ गोला का अंतर होता है, यही तो होता है और ज्यादा नहीं होता। तो यहां पर ये चीज ध्यान रखिएगा। ये देखिए कि फिरोज के समय में, यानी फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर इन दोनों के कार्यों में परिवर्तन हो गया। जैसे महालेखाकार, महालेखाकार आय का हिसाब रखता था और महालेखा परीक्षक व्यय का हिसाब रखता था। बस यही अंतर उन्होंने किया, एक आय का हिसाब रख रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, व्यय का हिसाब रख रहा है। ठीक है, ये चीज आई। कहते हैं कि फिरोज ने इसकी स्थिति करने के लिए, भाई एक आय एक व्यय का कर रहा है तो दोनों में स्थिति नहीं आएगी। भाई जो आय अर्जित कर रहा है, मान लो आय इतना हुआ, दूसरा व्यय दिखा रहा है तो व्यय कहीं ज्यादा हो गया तो दिक्कत आएगी ही आएगी, मैच ही नहीं होगा। तुमने कितना दिया, तुम कितना पाए, तुम कितना खर्च किए, तुम कितना राजस्व इकट्ठा किए, इसमें जब मैच नहीं होगा तो दोनों में एक दूसरे को चोर कहने की प्रणाली विकसित होगी और दोनों जब एक दूसरे के चोर कहेंगे तो उसमें विवाद की स्थिति आएगी। दोनों अपने आप को क्या करेंगे, ईमानदार सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में फिरोज ने एक अंकेक्षक की नियुक्ति कर दी, महा अंकेक्षक, ठीक, और इस पद पर उसने दीवाने महरू, एन महरू जिनको कहा गया, एन ए महरू, इसकी नियुक्ति की। ठीक है, एन ए महरू की नियुक्ति की। इनका काम क्या था, महालेखा परीक्षक वाला काम हो गया। कहा, मुस्तौफी अंकेक्षण का कार्य करता था। फिरोज तुगलक के समय में मुस्तौफी के अंकेक्षण के कार्य को हटा करके उसे व्यय का अधिकारी बना दिया गया, व्यय करो राज्य के लिए, और अंकेक्षण का कार्य एक नए व्यक्ति महाअंकेक्षक की नियुक्ति करके दे दी गई। उस पद पर पहला व्यक्ति कौन आया, एन महरू। ठीक है, देखिए दूसरा, दीवान इशरफ, महाअंकेक्षक ही वही होता था। ठीक है, ये क्या था, लेखा परीक्षा विभाग, यानी इसका काम क्या था, जो आय और व्यय है उसकी लेखा परीक्षा करना, यानी उसकी जांच करना कि जो आय और व्यय है वो मैच हो रहे हैं या नहीं, या कहीं ज्यादा तो नहीं किया गया, कहीं घपलेबाजी तो नहीं की गई, कहीं आय से अधिक व्यय हो गया, कहीं आय से कम व्यय हुआ है लेकिन सो कितना किया जा रहा है, जितना आय हुआ हो। ये सब भी बात हो सकती थी। तो इसका काम क्या था, ऐसी चीजों को ढूंढना और ढूंढकर ये पता करना कि उसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि बहुत से वजीर दंडित भी किए जाते थे। आगे बढ़ते हैं, दीवाने वकूफ, दीवाने वकूफ, ठीक, ये जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा सृजित किया गया। ठीक है, इसका सृजन
जलालुद्दीन खिलजी ने किया। अब इसका काम क्या था? व्यय की जांच करना, यानी वजीर के अधीन बहुत से, सॉरी व्यय की जांच करना नहीं है, व्यय की कागजातों की जांच करना, ठीक है, कागजातों की देखभाल करना, व्यय की कागजातों की देखभाल करना, इनका ये काम है। अब भाई व्यय कोई और कर रहा है, कागजातों की देखभाल तुम कर रहे हो, अंकेक्षक कोई और है, अंकेक्षण यानी अगर कागजातों की देखभाल ये कर रहे हैं तो अंकेक्षण करवाने का भी कार्य इसी का होगा। ऑडिट जब भी होगा तो ऑडिट कौन करेगा? जिसके पास कागजात होंगे। जिसके पास कागजात ही नहीं वो थोड़ा ऑडिट करवाएगा। ऑडिट वही करवाएगा जिसके पास व्यय से संबंधित, आय से संबंधित संपूर्ण कागजात हो, यानी कोई ऐसा भी अधिकारी रहा होगा जिसके पास आय से भी संबंधित कागजात रहे होंगे। तो आय देख कौन रहा है? वजीर। तो अगर आय वजीर देख रहा है तो आय से संबंधित कागजात किसके पास? वजीर के पास, या वजीर के अधीन किसी अन्य कर्मचारी के पास, ठीक है। दीवान इस्तिहाक, यह पेंशन विभाग होता था। पहले भी पेंशन चलती थी, अटल जी की तरह पेंशन बंद नहीं की गई। तो पेंशन बंद कहाँ हुई? एनपीए आ गया, न्यू पेंशन स्कीम, एनपीएस हो गया, एनपीएस सारी पेंशन, ठीक है। तो ये दीवान के अधीन थे। अब दीवान के बाद जब हम लोग बात करते हैं तो दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज, जब बात हम लोग दीवाने अर्ज की करते हैं तो इसे हम लोग रावते अर्ज भी कहते हैं, ठीक। आरिज़े मुमालिक भी कहा जाता है इसे। काम क्या था इसका? ये सैन्य विभाग का प्रमुख होता है। इस पद को स्थापित करने वाले कौन? बलबन। दीवाने अर्ज के पद का सृजन बलबन ने किया। जब मुगल काल की हम लोग बात करते हैं तो मुगल काल में यही दीवाने अर्ज क्या हो जाता है? मीर बख्शी। इसका काम क्या था? भर्ती करना सेना की, प्रशिक्षण, शस्त्र इत्यादि, युद्धाभियान इत्यादि, बहुत से जो भी सेना से संबंधित कार्य होंगे वो सभी यही द्वारा किया जाएगा। पहला दीवाने अर्ज जो बना भारत में वो था अहमद अयाज। भाई इसका तो काम सबसे ज्यादा, अगर मध्यकाल की हम लोग बात करें तो मध्यकाल का संपूर्ण प्रशासन जो है वो सेना के ही इर्द गिर्द है। और अगर मध्यकाल का संपूर्ण प्रशासन सेना के ही इर्द गिर्द है तो सेना को संगठित होना होगा, सेना पर व्यय भी अच्छा खासा होगा। और अगर सेना पर ये सारी चीजें हो रही हैं तो स्वाभाविक है क्या, सेना को संभालने वाला भी योग्य होना चाहिए। तो यहाँ पर वो चीजें हुई, सेना को संभालने वाला अहमद अयाज जैसे व्यक्ति को नियुक्त किया गया, ठीक। अब देखते हैं इसमें कुछ और लोग हैं, इनके बारे में बात क्या किया जाए। देखिए बर्नी कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में, बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के समय में दीवाने अर्ज विभाग का महत्व अन्य विभागों की तुलना में बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के पास एक बड़ी सेना थी और जो सेना थी वह भी बहुत अच्छी सेना थी, पराजय उसे नसीब नहीं हुआ, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो दीवाने अर्ज था नाम था मलिक नासिरुद्दीन मुल्क सिराजुद्दीन। मलिक नासिरुद्दीन मुल्क सिराजुद्दीन, ये किसके समय में है?
अलाउद्दीन खिलजी के समय क्या है, दीवाने अर्ज हैं। अब जो दीवाने अर्ज होता था ये सेनापति नहीं होता, प्रमुख सेनापति नहीं होता था, एक चीज ध्यान रखिएगा। प्रमुख सेनापति नहीं होता था भाई, जो सेनापति होगा उसका काम थोड़े होगा, वो तो युद्ध का नेतृत्व करेगा, सेना का नेतृत्व करेगा, उसका काम थोड़े प्रशिक्षण दिलाना, वेतन की व्यवस्था करना, सैनिकों के अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था करना, सैनिकों को कहाँ प्रशिक्षण दिलाना, ये सब की व्यवस्था कर, वो प्रमुख सेनापति थोड़े करेगा, उसके लिए तो अलग विभाग ही है, वो विभाग का काम होता है। सेना अच्छी हो ये काम इनका है, सेना कुशल हो, युद्ध में उसे हर कीमत पर विजय मिले, ये काम दीवाने अर्ज का है। ठीक है, ये काम ये करते थे। जलालुद्दीन खलजी जब शासक बने तब वो दीवाने अर्ज ही थी। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो सैनिक होंगे उनकी आस्था कहीं न कहीं इसमें होगी, क्योंकि वेतन यही देता, प्रशिक्षण यही कराता, भर्ती यही करता है, पदच्युत यही करेगा, हर काम जब यही करेगा तो इसमें आस्था तो स्वाभाविक है, बनेगी ही बनेगी, क्योंकि हमारे आका तो आप ही हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आते हैं दीवाने इंसाफ। दीवाने इंसाफ जैसी कि हम लोग बात कर चुके हैं अभी, पत्र व्यवहार विभाग होता था। ठीक, इसका काम क्या था कि शाही सचिवालय की तरह है दीवाने इंसाफ, शाही सचिवालय की तरह। सुल्तान के आदेश जो हैं इन्हें लेखबद्ध करना, इन्हें भेजना प्रांतों में, उसको सुरक्षित रखना और सुल्तान के आदेश पर अपनी मुहर लगा करके उसको वितरित करना। आदेश को सूचनार्थ भेजना यानी प्रचार संबंधी। ठीक है, सुल्तान के आदेश को सुरक्षित रखना, प्रसारित करना, इत्यादि जो भी समझ सकते हैं आप, वो टोटल काम इसी का था, किसका, दीवाने इंसा का। ठीक है, यहाँ का जो प्रधान होता था, दीवाने इंसा एक विभाग है, प्रधान जो होता था उसे कहते हैं दबीर मुमालिक, दबीर ए मुमालिक। दीवाने इंसा का क्या होता था, प्रधान अधिकारी, दबीरे मुमालिक होता था। ठीक, अनुदान संबंधी आदेश, अनुदान संबंधी आदेश इसी के द्वारा जारी होते थे। अगर इसने अनुदान संबंधी आदेश जारी नहीं किया और इस पर मुहर नहीं लगाया तो वह चीजें नहीं हो सकती थी। सुल्तान के फरमान यही जारी करता था, यानी सुल्तान का बहुत नजदीक व्यक्ति रहा होगा, हमेशा सुल्तान के साथ रहने वाला व्यक्ति रहा होगा। ठीक, नेक्स्ट दीवाने रिसालत। दीवाने रिसालत दीवाने रिसालत नया विभाग है। अब देखिए इस विभाग की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है। दीवाने रिसालत की अलग अलग काम हैं,
लेकिन इसका जो एक महत्वपूर्ण कार्य मिलता है वो ये है कि उचित व पात्रों को वजीफा, ठीक, और राजस्व मुक्त भूमि यानी इमलाक व राजस्व मुक्त भूमि इमलाक यह देता था, यहीं से होता था। ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग बात करते हैं। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं लोक शिकायतों का निवारण का विभाग था। भाई अगर ये चीजें हैं तो स्वाभाविक है समाज कल्याण विभाग रहा होगा। हाँ, ये तो हो सकता है, या आधुनिक समाज कल्याण, दीवान रियासत, वजीफा इत्यादि देने का काम है, किसको देना है, जरूरतमंद कौन है, कौन पात्र है, कौन अपात्र है, ये सबकी काम यही करता था। ठीक है, अलग अलग चीज आती है। कहते हैं कि बर्नी ने इसका कोई उल्लेख ही नहीं किया, यानी वैदिक समय नहीं रहा होगा इसलिए बर्नी ने कोई उल्लेख नहीं किया। कुछ लोग ये कहते हैं कि एक धार्मिक विभाग होता था। अब अगर धार्मिक विभाग होता था तो मदद ए मास इत्यादि जो होती थी, शद्र शुदूर इत्यादि का कार्य भी ये करता रहा होगा, क्योंकि अधिकतर धार्मिक जो अनुदान होते थे वो शद्र शुदूर के ही संस्कृति के पश्चात दिए जाते थे। तो अगर धार्मिक अनुदान ये विभाग दे रहा है तो शद्र शदूर इसी को संस्कृति करता था। कुछ लोग ये कहते हैं कि कूटनीतिक वार्ता और कूटनीतिक संबंधों के लिए राजदूतों का आदान प्रदान जो है वो इसी को देखता था। जो भी रहा हो, लेकिन जो भी चीजें थी इसके अधीन थी, ठीक थी। ठीक है, अब हम लोग कुछ अन्य जो विभाग हैं उनकी बात करते हैं कि अन्य कौन कौन से विभाग थे। नाइब ए मामलिकात, नाइब या नाइब ए मामलिकात, नाइब या नाइब ए मामलिकात, हम लोगों ने बात कर लिया इस पे कि इसका जो गठन हुआ सबसे पहले बहराम शाह के समय, ठीक, और पहले नाइब मामलिकात बने इतगीन। क्यों गठन किया गया? क्योंकि रजिया के पराजित होने के पश्चात जब अमीर ने सत्ता परिवर्तन कर दिया और सत्ता परिवर्तन के बाद बहराम शाह को सुल्तान बनाया, तभी इस पद का सृजन किया गया। इसमें बहराम शाह से एक संधि किया गया था मौखिक कि वह सुल्तान के सभी अधिकार अपने नाइब के हाथों में सौंप देगा, और अंततः इतगीन को नाइब बना दिया गया। लेकिन ये कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसके अधिकारों का उपयोग उसका कोई मातहत अधिकारी करे? मातहत अधिकारी को तो समझना चाहिए कि इससे सुल्तान के साथ उसके संबंध कटु हो सकते हैं। कहते हैं ये चीजें हुई जब इतगीन ने सुल्तान के ऐसे विशेष अधिकारों का उपयोग करना शुरू कर दिया तो बहराम को खराब लगा और उसने इतगीन के ऑफिस में ही इतगीन हत्या करवा दी। ठीक है, तो ये हुआ। और तुगलक काल में नाइब, दूसरा नाइब बना अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक काफूर। लेकिन तुगलक काल में इस पद को समाप्त कर दिया गया। तुगलकों ने इस पद को समाप्त कर दिया। नाइब का मतलब क्या है? सुल्तान की अनुपस्थिति में सुल्तान के संपूर्ण विशेषाधिकार जिस व्यक्ति में आ जाए वही नाइब। ठीक है, तो इस पद को खत्म किया और एक नया पद किया, वकीले सुल्तान। किसके समय? वकील ए सुल्तान, तुगलकों के समय इस पद का सृजन हुआ। वकील ए सुल्तान का कौन? तुगलक। अंतिम तुगलक बादशाह नासिरुद्दीन महमूद, सुरुद्दीन महमूद के समय इसका सृजन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका साम्राज्य बहुत बड़ा था। इनके समय यह हुआ क्योंकि यह एक
भाई बाहर से ही शासन कर रहे हो, ठीक है, तो जब बाहर से ही शासन कर रहे हो तो एक पद दे दिया ताकि एक जो व्यक्ति हो इस पद पर वह सुल्तान की अनुपस्थिति में सुल्तान के संपूर्ण अधिकार के साथ शासन सत्ता को क्रियान्वित करे, ठीक है, जो बाद में जाकर के वकील सल्तनत के नाम से मशहूर होता है, ठीक है, सैयदों के समय। नेक्स्ट आता है वकील तर। वकील ए तर, अब नए नए पद आएंगे, हर पद के अलग अलग कार्य हैं। देखिए इसका काम क्या था, राज परिवार से संबंधित होता था। अब अगर राज परिवार से संबंधित है तो इसका काम क्या हो सकता है, इसका काम था शहजादों की शिक्षा व्यवस्था करना, यानी शहजादों के सभी कार्य, राज परिवार के जो भी जरूरी कार्य हों उन सभी का यही काम करता था। फिरोज शाह तुगलक के समय में या उससे पूर्व एक पद होता था मीर सामा, ठीक, यह मीर सामा का पूर्वगामी पद है, ठीक है। मीर सामा कब मिलता है, मुगल काल में, ठीक। मीर सामा को क्या कहता है, शाही कारखाने का अधीक्षक। अब इस शाही कारखाने का अधीक्षक हो गया मीर सामा, इसका काम क्या, राज परिवार की आवश्यकता की सभी वस्तुओं का निर्माण करना। वो निर्माण हो पाए तो ठीक है, नहीं निर्माण पर हो पाती हैं तो उनकी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से व्यवस्था करो ताकि वो कमी ना हो पाए, उनको उपलब्ध कराओ राज परिवार। वही हाल क्या वकील दर का है, इसका काम क्या है, राज परिवार की आवश्यकता की सभी वस्तुओं की पूर्ति करना। वो पूर्ति तुम कैसे करते हो ये तुम्हारा हेडक है, बस उस पद पर हो तो वो कार्य आपका होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं काजी उल कुजात। काजी उल कुजात, अभी हम लोगों ने बात किया था इस पे और ये बात की थी कि न्याय विभाग का प्रधान होता था, क्योंकि इस्लामिक शासन है और न्याय भी जो होगा वो इस्लामिक नियमों के अनुसार होगा। भाई इस्लामिक शासन व्यवस्था तो न्याय भी इस्लाम के नियमों के अनुसार होगा। और इस्लाम के न्याय की जो चीजें होती थी, इस्लामिक जो न्याय प्रणाली है उसकी जानकारी किसको होगा, इन काजियों को होगा। तो उसकी जानकारी और शिक्षा जब डिग्री इनके पास है तो न्यायाधीश कौन हो सकता था, यही तो होंगे भाई। एलएलबी डिग्री जिसके पास वही न्यायाधीश, जिसके पास एलएलबी एलएलएम की डिग्री नहीं वो न्यायाधीश नहीं। तो जब इस्लामिक न्याय व्यवस्था की संपूर्ण जानकारी इनके पास है तो न्यायाधीश भी यही बनाए जाते थे, ठीक है। लेकिन इनके अधिकारों को भी सीमित किया गया था। जैसे एक व्यक्ति की नियुक्ति की गई जिसे कहा जाता था अमीर दाद। ये न्याय तो देते थे लेकिन दंड देने का काम अमीर दाद का होता था। दाद जो होता वो मत समझिएगा, अमीर दाद एक अधिकारी था जिसे कहते थे शहर का सिटी मजिस्ट्रेट। चलिए, लेकिन हम बात करते हैं इसकी तो ये देखते हैं कि सुल्तान जो है वो न्याय में भी अंतिम होता था। यानी काजी जो है के जो निर्णय होते थे वो अगर किसी समझ में आए तो अंतिम न्यायालय सुल्तान की न्यायालय होती थी, ठीक। यानी सुल्तान के नीचे जो होता था वो प्रमुख न्यायाधीश काजी होता था, सर्वोच्च न्यायाधीश वो होता था। अब हम जब काजी की बात करते हैं तो ये देखते हैं कि इस पद पर अनेक प्रकार के लोगों की नियुक्ति की गई। विदेशी की भी नियुक्ति हुई, दास की भी नियुक्ति हुई, ठीक है, अलग अलग। जैसे हमीद एक व्यापारी था, हमीद ये काजी बना। इब्न बतूता
ये काजी बना, ठीक है। ये लोग आते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के समय हमीद को बनाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता, भाई एक विदेशी है, मोरक्को का यात्री है, उसे इस्लामी कानून से क्या मतलब। लेकिन इब्न महमूद, जब एमबीटी की हम बात करते हैं तो ये देखते हैं एमबीटी के समय में इस्लामिक कानून बहुत मायने नहीं रखता था, योग्यता के अनुसार लोगों को उसके पद दिए जाते थे, ठीक। जब सेना की बात आती है तो सेना में न्याय का काम होता था वो काजी लश्कर करता था। काजी ए लश्कर करता था, ठीक। शहर में जब बात आती थी तो शहर में एक बात होता था अमीर दाद, ठीक। ये सेक्रेटरी, वो सिटी मजिस्ट्रेट की तरह है। इसका काम क्या होता था, काजी की मदद से दंड देना, दंडित करना और व्यवस्था को बनाए रखना, ठीक। न्याय प्रणाली में काजी की मदद मुफ्ती करता था। मुफ्ती क्या काम होता था, सजा जो होती थी, कानून की व्याख्या करना, ठीक है। मुफ्ती का काम होता था कानून की व्याख्या करना। ये सिर्फ बता सकते थे कि इस बंदे को किस नियम के तहत कौन से एक्ट में कितनी सजा हो सकती है, ये इनका काम होता था। निर्णय काजी लेता, ठीक है, ये काजी का काम होता था, ठीक। अमीर दाद की जो स्थिति थी, इसका सहायक होता था दाद बेग। ये एक पुलिस अधिकारी की तरह होता था, नायबे दादबक या दाद बेग। ये एक पुलिस अधिकारी होते थे, जैसे दरोगा की तरह। ये घोड़ा सवार होकर के टहलते रहते, कहाँ चोर उचक्के हैं, किसको पकड़ने, कब पकड़ने, उठा के लाओ अमीर दाद के पास। अमीर दाद अब उसको सजा का जो भी व्यवस्था हो वो सब करता था, ठीक है। हिंदुओं को अगर मुकदमे हैं इनके, तो गैरत श्री कानून के आधार पर होता था इनकी मुकदमों की सुनवाई। गैरत श्री कानून, इसके आधार पर मुकदमे सुने जाते थे, ठीक है। सामान्यतः जब सभी लोग वही हैं तो मुकदमों की सुनवाई अगर हिंदू वर्सेज मुसलमान है तो उसमें इस्लामिक नियम ही लागू होते थे। लेकिन अगर हिंदू वर्सेज हिंदू है तब गैरश्री कानून लागू होता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शद्रुस शुदूर, शद्रुस सुदूर, शद्रुस शुदूर, ठीक। हम लोग बात कर रहे थे क्या है, धर्म विभाग का प्रमुख होता था ये, ठीक है। धर्म विभाग का प्रमुख। एक धार्मिक कर लगता है जकात, जो इस्लामिक लोगों से लिया जाता था और आज भी इस्लामिक लोग जकात देते हैं। इस जकात टैक्स जो मिलता था, इस पर अधिकार इसका होता था, शद्रुस सुदूर का। अब इस जकात का उपयोग इस्लाम धर्म की वृद्धि में ये कैसे करेगा, ये टोटल निर्णय शद्रुस सुदूर का होता था, ठीक। वह इस जकात का उपयोग मस्जिद, मदरसे, मकतब इत्यादि में करता था, ठीक है। कहते हैं अधिकांशतः, ज्यादातर मामलों में देखा गया, अधिकांशतः सद्र व सुदूर व काजी का पद, काजी उल कुजा, ये दोनों पद एक ही व्यक्ति को दिए गए। तो ये दोनों लोग धर्म से संबंधित हैं, तो क्यों ना एक ही को दे दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट,
बरीद मुमालिक, जैसे ही बरीद की बात आए, ये मान लीजिए गुप्तचर विभाग है, ठीक है, गुप्तचर विभाग या राज्य का प्रमुख संवाददाता, हर जगह की खबर इसको लानी है और वो खबर डायरेक्ट सुल्तान से देना था। इस पर जो नियंत्रण है वो सुल्तान का होता था। इसकी मदद से सुल्तान अपने अमीरों पर नियंत्रण रखता था, उनके मनोबल को कम करने के लिए। इसी को आधार बनाया किसने? बलबन और अलाउद्दीन खिलजी ने। किसके मनोबल को? अपने अमीरों को, ठीक है। यहां तक कि बलबन नहीं, बहलोल ने भी, बहलोल के विषय में तो ये कहा जाता है कि उसने भूत प्रेत पाल रखे थे। बलबन ने अपने बदायूं के बरीद की हत्या करवा दी थी। क्यों? क्योंकि इसने एक छोटी सी सूचना बलबन तक नहीं पहुंचाई, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि यह सूचना किसी उपयोग की नहीं, इसलिए हत्या करवाई। ठीक, नेक्स्ट, मुन्हियान, मुन्हियान या मुन्ही, ठीक है, ये गुप्तचर होते थे और ये मुन्हियान या मुन्ही इसी के अधीन होते थे, गुप्तचर विभाग के। इनका काम होता था घरों में रहना, बाजारों में रहना, मार्केट में रहना और हर प्रकार की सूचना विभाग में देना। सरे जानदार, ये अंगरक्षक होते थे, किसके? सुल्तान के। सुल्तान की अंगरक्षक का प्रधान होता था सरे जानदार, ठीक है। इनका काम था सुल्तान का सुरक्षा करना, ठीक है। अमीर हाजिब, या बारबक, ये शिष्टाचार अधिकारी होता था। इसका काम क्या था? दरबार के शिष्टाचार को बनाए रखना, शिष्टाचार को बनाए रखना, दरबार के शानो शौकत, उसके समारोह इत्यादि की व्यवस्था करना। दरबारी काम जो भी होंगे वो सारा काम अमीर हाजिब करेगा। कहते इसी पद पर रहते हुए बलबन ने अपने लिए नायब का पद को प्राप्त करने का सृजन किया, ठीक है। अमीर हाजिब था, ठीक है। अमीर आकूर, आकूर ये अश्वशाला का प्रधान होता था। जैसे रजिया के समय था याकूत, जमालुद्दीन याकूत अमीर आकूर ही था और उसकी हत्या कर दी। चश्नीगीर, चश्नीगीर, ठीक है। ये क्या है? ये शाही रसोई का प्रबंधक था। अब सुल्तान थोड़ा खाना बनाएगा, कोई ना कोई तो होगा ही। तो जो चश्नीगीर होता था, इसे काम क्या ना, राजा क्या खाएगा, रानी क्या खाएंगी, इसकी पूरी व्यवस्था करना। यानी शाही रसोई में क्या खाना बनेगा, कौन सा भोजन बनेगा, वो टोटल कितने लोग खाने वाले हैं, उसके अनुसार टोटल भोजन की व्यवस्था करना, ठीक। बहलादार, बहलादार इसका काम क्या था? व्यक्तिगत हिसाब किताब देखने वाला, है ना, व्यक्तिगत हिसाब किताब देखने वाला। यानी एक एक व्यक्ति का किसका कितना खर्च हुआ, किसका कितना आय है, ये टोटल चीज यही देखता था। शहनाए बारगाह दरबार का निरीक्षक होता था। शहनाए बारगाह
दरबार का निरीक्षक, अलग अलग हैं, ठीक है। दीवाने इस्तिहाक, दीवाने इस्तिहाक मुस्लिम विद्वान और धर्मशास्त्री जो होते थे उनको वृत्ति प्रदान करना, वृत्ति से तात्पर्य अनुदान प्रदान करना, ठीक है। दीवाने इस्तिहाक। मुस्लिम धर्म के ज्ञाताओं को अनुदान देना, ठीक है, इसका ये काम था। और भी बहुत से अधिकारी थे जिन पे बहुत ज्यादा वो है नहीं, तो ये तो केंद्रीय प्रशासन हो गई। अब आते हैं हम लोग प्रांतीय प्रशासन पे। ठीक, अब देखिए प्रांत में, यहां कर दीजिए प्रांतीय, ठीक है। अब प्रांतीय प्रशासन की जब हम बात करते हैं, ठीक, जैसे प्रांतों को हम लोग इक्ता, खित्ता या विलायत इत्यादि भी कहते थे, ठीक है। और यहां पर जो अधिकारी नियुक्त होता था उसको इक्तादार, सूबेदार, सूबा भी कहा गया है मुगल काल में, ठीक है, इसको सूबा, ये मुगल काल में कहा गया, ठीक है। ये चीजें आती हैं। मुक्ता, मुक्तादार या नाजिम इत्यादि नाम मिलते हैं, ठीक। अब जब हम लोग बात करते हैं तो ये देखा जाता है कि आधुनिक परिप्रेक्ष्य में ये देखते हैं कि जो परगनों की बात आती है वो आती है अकबर के समय से, कि परगनों का जो निर्माण शुरू हुआ वो अकबर के समय हुआ। लेकिन जब हम दूसरे अर्थों में बात करते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि परगनों की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक के समय मिलती है, और उस समय शिहाबुद्दीन अल उमर जो अरब लेखक हैं, ठीक है, शिहाबुद्दीन अल उमर ये अरबी लेखक हैं। इन्होंने यमबीटी के समय परगनों की संख्या 24 बताई है, कि सॉरी परगने नहीं 24 प्रांत थे, जबकि इब्न बतूता परगनों की संख्या 23 बताता है, ठीक। बर्नी के अनुसार दक्षिण को छोड़कर, ठीक है, सल्तनत काल में 20 प्रांत थे बर्नी के अनुसार। अब अगर हम दक्षिण को भी ले लें तो दक्षिण में 5 प्रांत, और बर्नी के अनुसार दक्षिण को छोड़कर के 20 प्रांत, यानी बर्नी के अनुसार भारत में 25 प्रांत रहे होंगे, यही तो। या तो फिर उत्तर भारत के किसी प्रांत को मर्ज कर दिया गया होगा, ये भी चीजें आ सकती हैं, ठीक है। रक्षक सेना युक्त प्रांत जो होता था, रक्षक सेना युक्त प्रांत या शहर, ठीक, प्रांत या शहर जो होता था वो महरूसा कहलाता था, महरूसा कहा जाता था। जैसे छोटे, कुछ प्रांत छोटे रहे, कुछ प्रांत बड़े रहे, कुछ प्रांत अलग तरीके के रहे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इक्तादारी प्रांत व्यवस्था की। जब हम बात करते हैं तो इक्ता में प्रांत नहीं है, ठीक है, इक्ता में अलग व्यवस्था आ जाती है, प्रांतीय व्यवस्था की बात वहां नहीं आती है। स्थानीय प्रशासन, ठीक है, स्थानीय प्रशासन
स्थानीय प्रशासन में दो चीजें आती हैं। सबसे पहले तो आया प्रांतों का विभाजन, किसमें? सिकों में। और सिकों को क्या कहते हैं हम लोग? आधुनिक जिला जैसे थे, ठीक। बाद में एक आया सरकार। सरकार ये शेरशाह के समय आता है। सरकार की हम लोग तुलना क्या करते हैं? मंडल से करते हैं कि सिख और प्रांत के बीच की इकाई सरकार रही होगी, ठीक है। कुछ इतिहासकारी हैं जो ये कहते हैं नहीं, जिलों को ही सरकार कहा गया, सिख जो था उसको खत्म कर दिया गया। जो भी रहा हो वो उस समय की बात है, ठीक है। अब देखिए, सिख का जो प्रधान होता था वो होता था सिकदार। सिकदार का काम क्या है? उस सिख में शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था की स्थापना, यानी जिस परगने का, जिस सिख का वह अधिकारी है, वह अपने सिख में कानून व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करेगा, ठीक है। अब अगर ये कानून व्यवस्था का कार्य कर रहा है तो इसके इतिहास से भी चले। इस सिख का निर्माण जो है बलबन के समय होता है। कब? 1279 में। सबसे पहले सिख का निर्माण बलबन के द्वारा 1279 ईस्वी में किया गया, ठीक है। लोधी और फिर मुगल में फिर से सासूरी के समय यानी अफगानों ने इसी सिख को क्या कहा? सरकार की संज्ञा दी, ठीक है। अब इस सिख का जो विभाजन है, इसका विभाजन किसमें हुआ? परगने में, ठीक। और परगने का प्रमुख अधिकारी कौन? आमिल। यही तो था, परगने का प्रमुख अधिकारी आमिल, ठीक। इसका काम क्या है? आमिल का काम, यह मुख्य अधिकारी था परगने में शांति व्यवस्था स्थापित करने का। यह परगने में कानून व्यवस्था बनाएगा। और इसका एक सहायक नियुक्त किया गया, मुशर्रिफ, ठीक। इसका काम क्या था? यह लगान को निश्चित करता था। अब अगर मुशर्रिफ लगान को निश्चित कर रहा है तो इस लगान की वसूली कौन करेगा? आमिल। यानी एक श्रृंखला बदती चली गई, ठीक है। अफीफ के अनुसार, अफीफ ही पहले ऐसे व्यक्ति हैं, अफीफ, जिन्होंने परगना शब्द का पहली बार उल्लेख किया, उपयोग किया। और इन्होंने ही ये कहा है कि फिरोज के समय दोआब में 55 परगने थे, ठीक है। इन्हीं के समय, कि फिरोज के समय दोआब में 55 परगने थे। परगना शब्द का पहली बार उपयोग भी इन्होंने ही किया। इससे पहले किसी भी इतिहासकार ने परगना नाम नहीं लिया, ठीक। तो ये परगना। अब इससे नीचे ग्राम प्रशासन आते हैं। ग्राम प्रशासन पे भी देखा जाए क्या है। ग्राम प्रशासन राजस्थान, ग्राम प्रशासन जो है उसमें सामान्यतः हम लोग देखते हैं एक ही व्यवस्था चलती है, उसमें ज्यादा छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। अलाउद्दीन खिलजी के समय जब राजस्व बढ़ाया गया, खुद मुकद्दम चौधरी इत्यादि के अधिकार छीने गए, तो उस समय थोड़ी सी व्यवस्था में परिवर्तन आता है, क्योंकि दिल्ली के आसपास के जो भी क्षेत्र थे उन सब क्षेत्रों को खालसा के अंतर्गत कर दिया गया। वहां खुद मुकद्दम चौधरी इत्यादि के अधिकार छीन लिए गए और एक रैयतवाड़ी व्यवस्था की तरह सरकार स्वयं राजस्व वसूल करने लगी। तो जब सरकार स्वयं राजस्व वसूल कर रही तो वहां खुद मुकद्दम चौधरी से कोई मतलब ही नहीं रह गया, यानी गांव जो है वो डायरेक्ट शासन के अधीन आ गए। लेकिन बाद के समय में फिर से परिवर्तन होता है और पुनः वही पुरानी चीजें जो थी वो आ जाती हैं, ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई
सबसे छोटी इकाई क्या है? गांव। ठीक। और यहां पर खुत और मुकद्दम, खुत और मुकद्दम ये अधिकारी होते थे। ठीक। खुत, मुकद्दम, चौधरी। और ये अधिकारी थे कैसे? पैतृक अधिकारी, पैतृक। ठीक। ये एक पैतृक अधिकारी हैं, यानी ये अधिकारी हैं, इनके बाद इनका बेटा होगा, उसके बाद उसका बेटा होगा, उसके बाद उसका बेटा होगा, उसके बाद उसका बेटा होगा। अब यानी अगर ये सब गांव की व्यवस्था चला रहे तो इनको भी तो कुछ मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। होता क्या था, इन्हें अपनी भूमि पर रियायती कर देना होता था, यानी इन्हें स्वयं की भूमि पर रियायती दर से लगान देते थे, जिसे किस्मत-ए खूती कहते थे। किस्मत-ए खूती यानी खुद, मुकद्दम, चौधरी इत्यादि की भूमि पर लगने वाला रियायती टैक्स जो है किस्मत-ए खूती कहलाता था। ठीक है। अब देखिए दूसरा, अब ये लोग करते क्या थे कि किसानों से कुछ अतिरिक्त लगान वसूल कर लेते थे। हो सकता है भाई कि किसान इतना पढ़ा लिखा तो होता नहीं था, किसान अशिक्षित होते थे, कोई लिखित वो सब भी नहीं था कि वो पर्चा मांगे, नहीं तुम इतना लिए हो हमको लाओ लिखित में दो, इस साल तुमने टैक्स कितना लिया, हमें कितना देना होगा, अगले साल टैक्स कितना पड़ेगा, ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं थी। ठीक है। तो जो अतिरिक्त लगान ये वसूल कर लेते थे उसे हुकूक-ए खूती, एक खूती कहा जाता था। यानी ग्राम स्तर पर किसानों का शोषण करने वाले कौन? खुद, मुकद्दम, चौधरी थे। ठीक। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया। अलाउद्दीन खिलजी ने इनके जो भी अधिकार थे वो सारे अधिकार समाप्त कर दिए। अब अगर सारे अधिकार समाप्त किए तो किस्मत-ए खूती और हुकूक-ए खूती से जो इनकी आय जनरेट होती थी वो क्या हो गई? खत्म। अब अगर आय जनरेट खत्म हो गई तो एक तरफ से तो आय खत्म हुई, दूसरी तरफ ये जो रियायती टैक्स था तो ये रियायती टैक्स नहीं रहेगा, रहेगा नहीं। यानी यहां पर क्या हुआ? आय भी खत्म हुई, इसके अलावा टैक्स की मात्रा भी बढ़ गई। इसीलिए बर्नी कहता था कि अलाउद्दीन खिलजी के समय इनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि इनके घर की महिलाओं को मुस्लिमों के यहाँ जाकर के चौका बर्तन करना पड़ता था, तब कहीं जाकर के इनके यहाँ भोजन की व्यवस्था होती थी। आस पड़ोस छुटके छुटके। लेकिन जैसे ही खिलजी वंश समाप्त हुआ उसके बाद पुनः इनके अधिकार बहाल कर दिए गए। अब देखिए, अब अगर खुद मुकद्दम के अधिकार छीने गए, समाप्त किए गए, तो अलाउद्दीन ने यहाँ कोई नई व्यवस्था तो दी होगी। तो उसने क्या किया यहाँ व्यवस्था में? इन गांवों में राजस्व वसूली हेतु कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की, जिसमें आमिल, परगने से इनको भी नियुक्त कर दिया गया, नौसिंदा एक नया पद, ठीक, नौसिंदा। दूसरा सरहंग, सरहंग नया पद। तीसरा मुहस्सिल, इनकी नियुक्ति की गई। तो ये नए नए पद आए, इनकी नियुक्ति हुई। इन लोगों ने गांव की जो व्यवस्था थी, जो खुद मुकद्दम चौधरी अब तक देखते आ रहे थे, वो सारी व्यवस्था इन लोगों ने देखनी प्रारंभ कर दी। अब समस्या क्या आ जाएगी यहां पर देखिए, अब बात आएगी आय व्यय की। ये लोग कैसे हैं? वैतनिक अधिकारी हैं।
टैक्स भी बढ़ा दिया। अलाउद्दीन खिलजी के देखे राजस्व पर 50% कर दिया था, जो अब तक 33, 34, 35, 40% तक था, उसे उसने 50% किया। इसके अलावा कुछ और टैक्स मिला करके 75% तक लगभग टैक्स राजस्व वसूल कर रहे थे। चीजें आ गई थी यहाँ पर। अब ऐसी स्थिति में क्या होगी समस्या देखिए, ये वैतनिक अधिकारी हो गए, इनके वेतन का भार तो पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। पहले ये अवैतनिक अधिकारी थे, सिर्फ किस्मत एक खुदी और हुकूक एक खुदी पर काम कर रहे थे। यानी एक भूमि है जिस पर टैक्स लिया जाए लेकिन बहुत छोटी मात्रा में, यानी खुद मुकद्दम को बहुत कम रेट पर सरकार राजस्व वसूली का कार्य करवा रही थी। इनको दिया जाएगा तो वहां तो ये नहीं करेंगे, ये क्या होगा, भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा और बाकायदा इनको वेतन भी अलग से देना पड़ेगा। इसीलिए हो सकता है बाद के समय में इनको इनके पदों से हटा दिया गया हो। ठीक है, जो भी बात रही हो, लेकिन ये चीजें आई। अब देखते हैं गांव में कुछ और चीजें, जैसे इब्न बतूता। हाँ, अलाउद्दीन के समय पटवारियों की प्रथा आरंभ हुई। ठीक है, कारकुन जो होते थे, पटवारी या कारकुन, ठीक है, इनके बहियों की निरीक्षण की प्रथा आरंभ हुई कि क्या ये भी जो कार्य कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं कि नहीं। इनकी भी जो बही है उसकी भी जांच होने लगी, क्योंकि ये लोग भी भ्रष्टाचारी होते थे, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार करते थे ये लोग। ठीक है, पता चल रहा है किसी के ऊपर 5 रुपया का है और लगाए 15 रुपया है, तो उसकी भी जांच आने लगी। इब्न बतूता ने 100 गांव के समूह और 84 गांव के समूह का उल्लेख किया है। इब्न बतूता ने 100 गांव के समूह को उसने शादी कहा। ठीक, 84 गांव के समूह को उसने 84 यूं कहा। ठीक है, ये चीजें कहा। 100 गांव समूह अमीर सांदा, जिनको कहा गया दक्षिण में बहमनी राज्य की जब स्थापना होती है तो इन्हीं अमीर सांदाओं ने विद्रोह किया था और परिणाम स्वरूप बहमनी राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, तो ये चीजें आई थी। हम लोग अब सल्तनत कालीन जो प्रशासन है वो हम लोगों ने देख लिया। अब एक क्लास मुगल, और उसी में हम लोग थोड़ा कोशिश करेंगे, यही सब है, मुगल में ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा अष्टप्रधान की बात करें। ठीक है, तो मध्यकाल में एक क्लास मुगल और शिवाजी का अष्टप्रधान, ये चीज देखना है। आज की क्लास बस हम यहीं समाप्त करते हैं। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।